वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया था, इसको लिख दिया था आपने। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में लैंग्वेज लिखो, पहले चित्र बना दिया था आपने। इसमें लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में लिखें, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। देखें, इसमें माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। निर्देश तंत्र एस डैश, निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष, निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग स्मॉल v से प्लस x दिशा में गतिशील है। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस x दिशा में गतिशील है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना एक बिंदु P, माना एक बिंदु P, माना एक बिंदु P जिसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक, जिसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक x, y, z ब्रैकेट में लिखना, जिसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक x, y, z तथा एस डैश में एक्स डैश बाई डैश जेड डैश हैं, एक्स डैश बाई डैश जेड डैश हैं। माना प्रारंभ में ब्रैकेट में लिख देना t इक्वल टू 0। माना प्रारंभ में ब्रैकेट में लिख देना t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर एक प्रकाश स्रोत मूल बिंदु O पर रखा हुआ है, मूल बिंदु O पर रखा हुआ है, जिसमें से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित हो रही हैं, जिसमें से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित हो रही हैं। तब इस गोलीय तरंगाग्र का वेग, तब इस गोलीय तरंगाग्र का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तब इस गोलीय तरंगाग्र का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसके बाद निर्देश तंत्र S में निर्देश तंत्र S में प्रकाश के द्वारा, निर्देश तंत्र S में प्रकाश के द्वारा बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय, निर्देश तंत्र S में प्रकाश के द्वारा बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय, इन दोनों को लिख दो यहां से, t इक्वल टू करके
पहुंचने में लगा समय, इनको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश में, इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश में स्टार्टिंग में क्या थे, ओ और ओ डैश एक दूसरे पे संपाती थे, तो प्रकाश स्रोत को एज एक ही पॉइंट पर माना जाएगा, वहीं से प्रकाश की किरण निकल रही हैं, तो समय बराबर दूरी बटे 4 से निकाला है, तो एज ए प्रकाश स्रोत दोनों पॉइंट पर ही माना जाएगा, ओ और ओ डैश पर। एस डैश के लिए ओ डैश पर मान लेंगे और एस के लिए ओ पर मान लेंगे। इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश में प्रकाश के द्वारा, इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश में प्रकाश के द्वारा बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय, बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय T डैश को लिख दो। T डैश ठीक है। अब देखिए यदि हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का यूज करें, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, अब देखें लॉरेंज रूपांतरण और गैलीलियन रूपांतरण क्या है, ये क्या मतलब है। हमने दो प्रकार के मोशन पढ़े थे, आपेक्षीय और अनापेक्षीय। v इज वेरी वेरी लेस देन c है, तो इस चीज के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो वैलिड होती हैं। इस चीज को हम आगे प्रूव भी करेंगे कि v इज वेरी वेरी लेस देन c है, उस स्थिति में गैलीलियन रूपांतरण सही है। लेकिन जैसे ही मोशन अगर इस तरह का है कि कोई भी कण है, छोटे पार्टिकल्स हैं, वो किधर की ओर गति कर रहे हैं, लाइट की वेलोसिटी की ओर गति कर रहे हैं, मतलब लाइट की वेलोसिटी के बराबर उनका क्या है, वेग है, तो उसके लिए गैलीलियन रूपांतरण की जो समीकरण है, पहले होती क्या है गैलीलियन रूपांतरण की समीकरण, आपने पढ़ा होगा x डैश इक्वल टू x माइनस की vt, इस तरह से y डैश इक्वल टू y और z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू t, इस तरह की जो समीकरणें होती हैं वो कौन सी समीकरण कहलाती हैं, गैलीलियन रूपांतरण की समीकरण कहलाती हैं। इनको सभी को नंबर हम एक साथ ही दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। इस तरह से इस समीकरण का यूज करते हुए हम कौन सी समीकरण निकालेंगे, आपेक्षिक गतियों के लिए लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, अनापेक्षिक गतियों के लिए तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इसी में हम संशोधन करते हुए किसके लिए निकालेंगे, आपेक्षिक गतियों के लिए, मतलब जिन पार्टिकल्स का वेग प्रकाश के वेग की ओर टेंड कर रहा है, उसके लिए फिजिक्स के रूल फॉर्मूले क्या होंगे, अलग होंगे। उन फॉर्मूले को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका यूज करेंगे यहाँ पर, इसके लिए जो गैलीलियन रूपांतरण होता है उसकी समीकरण हो, तो लिखें गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, चूंकि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण और इक्वेशन नंबर 3 डाल देना इस तरह से। समीकरण नंबर 3, अब यदि इन समीकरणों को हम समीकरण जो 2 आई थी उसमें रखें तो हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल पहले जैसा आना चाहिए, समीकरण 1 की तरह ही आनी चाहिए। देखें पहले समीकरण 2 में इन मानों को रखने पर, तो समीकरण 2 में x डैश का स्क्वायर था, यानी कि x माइनस vt का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर था तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, और t डैश का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। इसको करें हम थोड़ा सॉल्व, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर यहां तक लिख दिया। यहां से आएंगी दो टर्म माइनस के 2x bt और प्लस में आ जाएगा v स्क्वायर टी स्क्वायर, v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। इस तरह से हो जाएगा। यहां पर ये वाली जो टर्म आई है ये वाली पूरी ये क्या आई है, यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आई है क्योंकि हम समीकरण 1 से इसको कंपेयर करें तो समीकरण 1 में इतना ही था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर, उसी जैसा आ जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपेक्ष की गति है यानी कि जिनके लिए v टेंड्स टू c होता है उन गतियों के लिए ये वाली जो चीज है वो क्या नहीं है, सत्य नहीं है। अगर सत्य होती गैलीलियन रूपांतरण तो ये वाली टर्म उसमें नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए हम इसमें संशोधन करेंगे। इतना लिखें यहां पर, यहां तक लिखें पहले। समीकरण 2 में समीकरण 3 से मानों को रखा है, एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इसके बारे में लिखना है फिर आगे। उपरोक्त समीकरण की तुलना समीकरण 1 से करने पर उपरोक्त समीकरण की तुलना समीकरण 1 से करने पर एक अतिरिक्त पद समीकरण 1 से करने पर एक अतिरिक्त पद माइनस के 2x bt प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्राप्त होता है। माइनस के 2x bt प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्राप्त होता है। इसलिए गैलीलियन रूपांतरण इस घटना के लिए सही नहीं है। इसलिए गैलीलियन रूपांतरण इस घटना के लिए सही नहीं है। अतः इस घटना की व्याख्या करने के लिए लॉरेंस ने निम्न समीकरणों की कल्पना की। अतः इस घटना की व्याख्या करने के लिए लॉरेंस ने निम्न समीकरणों की कल्पना की। वो समीकरण ही थी x डैश इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार कांस्टेंट माने थे उसने, अल्फा x प्लस बीटा t, इस तरह से y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, क्योंकि इन वाले पदों में तो कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा था, वो तो सेम बने हुए थे। डिफेक्ट किसकी वजह से आया था? इस वाली टर्म की वजह से। ये दो टर्म आ रही है उसमें x की टर्म आ रही है और t की टर्म आ रही है, तो इन दोनों में संशोधन करने के लिए x डैश इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा t, इन दोनों में संशोधन नहीं करना था, टी डैश में और करना था, तो गामा टी प्लस डेल्टा एक्स, इस तरह से उसने चार कांस्टेंट माने, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब इनकी हमें वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो समीकरण कितनी हो गई थी? 3, इसको डाल देना 4, 5, 6 और इसको डाल देना 7। इस तरह से समीकरण इस पर कंप्लीट कर दो। समीकरण 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरह से हम इन समीकरणों को लेकर चलेंगे और यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा की हम क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, इसको निकालने के लिए हम मानते हैं सबसे पहले गणना करते हैं यहां पर अल्फा की गणना। अल्फा की गणना इस तरह से हेडिंग डाल दो। यहां लिख देना अल्फा बीटा गामा डेल्टा चार स्थिरांक हैं या नियतांक हैं। पहले हम बीटा की गणना करेंगे, यहां पर बीटा लिख देना, बीटा की गणना।
अल्फा की नहीं, पहले बीटा की करनी होगी। देखो इधर देखें, पहले बीटा की गणना करने के लिए हम क्या मानेंगे कि निर्देश तंत्र s के सापेक्ष जो o डैश है वो कौन सी दिशा में गतिशील है, x दिशा में स्मॉल v वेग से गतिशील है। o के सापेक्ष o डैश x दिशा में क्या है, v वेग से गतिशील है। तो o डैश पॉइंट पर इस बिंदु के अगर हम निर्देशांक देखें तो कितने होंगे, 0,0,0। तो यानी कि x डैश की वैल्यू, x डैश कितना होगा इस पॉइंट पर o डैश के लिए 0 होगा, ध्यान से समझ लेना। इसके सापेक्ष s डैश है नियत वेग v से प्लस x दिशा में गतिशील है। तो इसके लिए x डैश o डैश पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो o डैश के लिए x डैश कितना होगा 0। तो इसका जो वेग है कितना हो जाएगा d इसके सापेक्ष। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी x। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, वेग हो जाएगा। dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तब x डैश इक्वल टू कितना था, इस समीकरण से हम देखें अल्फा x प्लस बीटा टी। अरे गैलीलियन रूपांतरण गलत हो गया था क्योंकि वो समीकरण एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, उस वैल्यू को रखने पर वो आ नहीं रही थी प्रॉपर, इसलिए इसमें संशोधन किया था। अब इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर इसका x डैश इक्वल टू कितना है 0 इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा टी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अल्फा dx अपॉन dt प्लस बीटा dt अपॉन dt 1। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू माइनस के अल्फा dx अपॉन dt और इसको हम लिख देंगे माइनस के अल्फा b। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के अल्फा b। इससे हमारी बीटा की जो वैल्यू आ गई अल्फा के रूप में आ गई। ठीक है, लिखे कंप्लीट यहां तक और समीकरण इसको डाल देना 8, समीकरण नंबर 8 डाल दो इसको। बीटा इक्वल टू माइनस के अल्फा बी। यहां पर एक लाइन लिख देना, या ये लिखा है इसके साइड में एक लाइन लिख देना, वो रह गई है, लेकिन उस लाइन के बारे में मूल बिंदु ओ डैश, मूल बिंदु ओ डैश, अगर ऊपर जगह है तो यहां लिख देना मूल बिंदु ओ डैश ओ के सापेक्ष, मूल बिंदु ओ डैश ओ के सापेक्ष मूल बिंदु ओ डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष या मूल बिंदु ओ के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रहा है, नियत वेग v से गति कर रहा है, नियत वेग v से गति कर रहा है, तब करके पूरा लिखना था। ठीक है, उस लाइन को एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, रह गई थी उसके लिए सॉरी। अब बीटा के बाद यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालना गामा की गणना। तो देखें गामा की गणना के लिए क्या है, यहां पर तो ये हो गया बीटा इक्वल टू माइनस के अल्फा बी, ये हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं। बीटा गामा की गणना के लिए देखें, अब उल्टा मानना है, जैसे कि आप एक बस में चलते हो तो बस में आप इस दिशा में चल रहे हो तो आपको पेड़ पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं, तो एस डैश निर्देश तंत्र इस दिशा में गतिशील है। तो हम उल्टा सोचें कि ये तो स्थिर है, इसके सापेक्ष ये हमें कौन सी दिशा में गतिशील होता हुआ प्रतीत होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस दिशा में। जैसे ये इनको पेड़ मान लो, स्थिर अवस्था में पेड़ है और बस में हम इधर चल रहे हैं, तो ये पीछे की ओर गतिशील होता हुआ दिखाई देगा, और जितने वेग से हम चलते हैं उतनी ही वेग से वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं। तो अब हम मानते हैं कि निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष जो एस है वो कौन कितने वेग से गतिशील है, माइनस v, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को, ये कह सकते हैं कि कौन सी दिशा में गतिशील है, माइनस x दिशा में वो क्या है, गतिशील है। इस तरह से भी बोल सकते हैं, तो कितने वेग से, v वेग से, v वेग से माइनस x दिशा में गतिशील है, या ये बोल दो कि माइनस v वेग से गतिशील है, सीधा सीधा, क्योंकि अपोजिट को कौन रिप्रेजेंट कर देगा, माइनस साइन यहाँ पर। तो देखें इधर, तो o डैश के सापेक्ष जो o है, तो बिंदु o के लिए हम बात करें तो o के लिए
ओ के निर्देशांक क्या होंगे, x, y, z, जो कि 0 होंगे। तो x इक्वल टू भी कितना होगा, 0 होगा, जो कि o डैश के सापेक्ष कितने वेग से गतिशील है, o डैश के सापेक्ष ये डिस्टेंस कितनी रही, dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के v। बिंदु o के लिए x इक्वल टू 0, तब dx डैश अपॉन dt, इस बिंदु के सापेक्ष ये दूरी यहां से यहां तक कितनी रहेगी, x डैश, तो dx डैश अपॉन dt डैश वो कितना हो जाएगा, माइनस के v, कितना हो जाएगा, माइनस के v, ठीक है, इक्वल टू dx डैश अपॉन dt डैश। तो अब हम समीकरण इससे कंपेयर करते हैं यहां के बाद, तब समीकरण 4 से x डैश इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा t, इससे देखें x इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा प्लस बीटा t, और उस स्थिति में v dx डैश अपॉन dt डैश, यहां तक हो गया। अवकलन करेंगे dx डैश अपॉन dt करेंगे तो इक्वल टू बीटा t के रेस्पेक्ट में किया है, ना कि t डैश के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना। यहाँ t डैश है, यहाँ पर हमने t के रेस्पेक्ट में किया है, तो कितना आया बीटा, और इसको हम कितना लिख देंगे, dx डैश अपॉन dt को कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो हम तो किसको लिख सकते हैं, माइनस v dx डैश अपॉन dt डैश को। तो हमें एक और चीज चाहिए होगी, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं समीकरण 7 का। समीकरण 7 से ये कितना हो जाएगा बताओ, समीकरण 7 से तो t डैश इक्वल टू गामा t प्लस डेल x, इस तरह से, तो dt डैश अपॉन dt निकालते हैं, इससे वो कितना आएगा, पहले देखो इसमें x इक्वल टू 0, इस वाली कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, तो t डैश इक्वल टू गामा t प्लस ये 0 हो जाएगा x की वजह से, यहां से dt डैश अपॉन dt इक्वल टू गामा, कितना आ जाएगा, dt डैश अपॉन dt इक्वल टू गामा। तो समीकरण इसमें ये वाली आई, इसको बोल दिया 7, 8, इसको बोल दिया 9, इसको बोल दिया 10, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें दोनों समीकरण 8 भाग 9 से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, dx डैश dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dt डैश बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बीटा अपॉन गामा, और dx डैश अपॉन dt डैश इसको लिख सकते हैं माइनस के v इक्वल टू बीटा अपॉन गामा। तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के गामा v, इतना आ जाएगा। इसको डाल देना नेक्स्ट इक्वेशन 10। तो यहां पर एक लैंग्वेज लिखें गामा की गणना में, उसके बाद लैंग्वेज लिखना, गामा की गणना, उसमें लैंग्वेज लिखना इस स्थिति में मूल बिंदु, इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जो हम ले रहे हैं कि एस स्थिर है, एस डैश प्लस एक्स दिशा में v वेग से गतिशील है, इस स्थिति में बिंदु O को, इस स्थिति में बिंदु O को एस डैश के सापेक्ष, बिंदु O को एस डैश के सापेक्ष, बिंदु O को एस डैश के सापेक्ष v वेग से माइनस x दिशा में गतिशील होता हुआ प्रतीत माना जा सकता है। v वेग से माइनस x दिशा में गतिशील होता हुआ प्रतीत माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होगा, फील होगा। रियल में तो वो बस ही चल रही है, लेकिन हमें फील कैसा होगा कि हम तो स्थिर हैं और पेड़ पीछे की साइड में चल रहे हैं, उस वाली स्थिति को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, गामा की गणना करने के लिए। पहले बीटा की कर ली, अब किसकी कर रहे हैं, गामा की गणना। इन पे पॉइंटिंग भी कर सकते हो, इस बीटा की गणना को फर्स्ट डाल देना, इसको डाल देना सेकंड पॉइंट, गामा की गणना, और इसको लिखते हैं पूरा। अतः बिंदु O के लिए x इक्वल टू 0, तब ये, और ये पूरा लिख दो समीकरण 4 से, यहां से फिर इसे और फिर उसको।
समीकरण 10 तक कंप्लीट करो उसको। चार कांस्टेंट लेकर चल रहे थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब इसमें हमने क्या लिखा है, या तो अल्फा किसी की भी गणना लिख सकते हो इसमें, या तो गामा की गणना या फिर यहाँ पर बीटा की गणना, उसमें लिख सकते थे अल्फा की गणना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बस पॉइंटिंग कर दी है जिससे कि आपको समझ में थोड़ा जल्दी आ जाए। समीकरण 10 तक कंप्लीट करो, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।